आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिंग सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक फंक्शन, wave function. Okay, this is our topic, construction of symmetric and antisymmetric wave function. सबसे पहले मेनली अगर मैं बात करूं for two quantum identical पार्टिकल, सबसे पहले मैं आपको टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स का वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूं। आफ्टर दैट हम 3 का समझेंगे, ऐसे फिर 4 का, ऐसे फिर n पार्टिकल का हम वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो लेट अस कंस्ट्रक्ट टू पार्टिकल का वेव फंक्शन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनो बेटा, लेट द सिस्टम having two identical particles, so the wave function is written as psi12। सो वेव फंक्शन को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं बेटा, psi12 से हम दिखा सकते हैं। ओके, और द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग बेटा, यहां पर जो मैं पार्टिकल्स लूंगा ये नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल लूंगा। नॉन इंटरेक्टिंग का मतलब क्या है बेटा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा। अगर इंटरेक्टिंग पार्टिकल ले लेता, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता, तो हम ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसके वेव फंक्शन को लिखना। तो वी आर अज्यूम that particles are non-interacting. पार्टिकल क्या है बेटा, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, मैं ऐसा सिस्टम मानता हूं। मींस ऐसे केस में बेटा ये psi12 को मैं लिख सकता हूं psi1 into psi2। मेरी थोड़ी सी बात को ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या कह रहा हूं। और से दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अब मैं समझाऊंगा ये क्या क्या मैंने लिखा है। बेटा अगर पार्टिकल आपके नॉन इंटरेक्टिंग हो, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ना करें, तो बेटा उनका जो टोटल वेव फंक्शन ऑफ टू पार्टिकल है उसको मैं लिख सकता हूं एज द प्रोडक्ट ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। अगर बात करूं अल्फा क्या है, अल्फा बेटा क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। मैंने कहा एक पार्टिकल का एड्रेस क्वांटम मैकेनिक्स में कौन बताता है, क्वांटम नंबर बताता है। तो ये मतलब ये क्या है, NLML, ये चीज है बेटा ये, ठीक है ना, NLML इस स्टेट का ये है। अगर बीटा करूं तो बीटा इज द क्वांटम नंबर ऑफ सेकंड पार्टिकल, दैट इज द NLML। मैंने कहा कि अगर हमारा सिस्टम नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल से बना हुआ है, पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो बेटा उनका जो वेव फंक्शन है वो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, वेव फंक्शन ऑफ द फर्स्ट इनटू द वेव फंक्शन ऑफ सेकंड। एंड दिस अल्फा एंड बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, these are the quantum number of the first particle and the quantum number of second particle। मतलब ये उस फर्स्ट पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स बता रहा है कि वो रियलिटी में है कहां। बीटा क्या बता रहा है, उस सेकंड पार्टिकल की इंफॉर्मेशन बता रहा है। मेरी बात समझे बेटा ये बात, हाँ जी। सो यहां पर जो वन है, वन जो मैंने कहा, ये वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट पार्टिकल।
और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड पार्टिकल। सो फर्स्ट पार्टिकल का अल्फा मतलब द क्वांटम नंबर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, कि वो फर्स्ट पार्टिकल कहां प्रेजेंट है, कौन सी सेल में, कौन सी सब सेल में, कौन से ऑर्बिट में, वो अल्फा बता रहा है। सेकंड पार्टिकल कौन सी सेल में, सब सेल में, कौन से ऑर्बिट में, वो बीटा बता रहा है। तो अल्फा बीटा द क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल। क्लियर बेटा? तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि हम सिस्टम में पार्टिकल्स क्या ले रहे हैं? नॉन इंटरेक्टिंग ले रहे हैं। That's why the total wave function can be written as the product of the first into the product of the second. अगर पार्टिकल नॉन इंटरेक्टिंग नहीं होते, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते, तो बेटा वेव फंक्शन को मैं इंडिविजुअल नहीं लिख सकता था। Now one more thing we have, particles are identical. That is, they are indistinguishable. पार्टिकल्स जो हैं सिस्टम के अंदर वो हमने आइडेंटिकल माने, और आइडेंटिकल पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं बेटा? इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो आप कैसे कह रहे हो कि फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल, जब हम उनको बता ही नहीं सकते कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल और दिस इज द सेकंड पार्टिकल? इट मींस जो psi12 है, this may be written as psi alpha 1, psi beta 2, or psi may be written psi alpha 2, psi beta 1. पार्टिकल्स जब इंडिस्टिंग्विशेबल हैं तो मैं कैसे बता सकता हूं कि फर्स्ट पार्टिकल ये और सेकंड पार्टिकल ये? अगर पार्टिकल को एक्सचेंज भी कर दोगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला बात नहीं है, बिकॉज द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल. तो बोथ थिंग्स, दिस एंड दिस, हैव सेम मीनिंग. इन दोनों का ही एक अर्थ है, चाहे मैं पहला यहां लिख दूं, चाहे मैं दूसरा लिख दूं, चाहे मैं दूसरा लिख दूं, चाहे मैं पहला लिख दूं. तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. बेटा बहुत ज्यादा इस चीज का इस्तेमाल करेंगे. दोबारा सुनिएगा मेरी पूरी कहानी को. सपोज करो एक सिस्टम के अंदर 2 पार्टिकल्स हैं, सो द वेव फंक्शन इज psi12. पार्टिकल्स मैंने नॉन इंटरेक्टिंग माने हैं, तो उनको रिटर्न कर सकते हैं psi of 1 and psi of 2, where this alpha beta are the quantum numbers of the first and second particles. बट इनके अलावा बेटा एक इंफॉर्मेशन हमारे पास और भी है कि पार्टिकल्स हमारे इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं. इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब हम ये नहीं बता सकते कि पहला कौन सा और दूसरा कौन सा. तो बेटा आपने कैसे बता दिया क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, कैसे बता दिया क्वांटम नंबर ऑफ सेकंड पार्टिकल? इसका मतलब psi12 आपका ये भी हो सकता है और psi ये भी हो सकता है 12. बोथ हैव द सेम प्रोबेबिलिटी. दोनों ही हो सकते हैं. बोथ वेव फंक्शन हैव सेम प्रोबेबिलिटी बिकॉज द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल. क्लियर बेटा? बताइएगा मुझे, यहां तक समझ में आई बात बेटा? यस सर. इट मींस psi12 को हमने लिखा psi alpha 1, psi beta 2, या फिर हम psi12 को ये भी लिख सकते हैं psi alpha 2 and psi beta 1. both wave function having same probability. दोनों की सेम प्रोबेबिलिटी है बिकॉज सिस्टम इज मेड अप ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल. सिस्टम इज मेड अप ऑफ indistinguishable particles. तो both having the same probability, दोनों की ही सेम प्रोबेबिलिटी है. इट मींस
total wave function can be written as superposition of both wave function। बेटा दोनों का ही अगर सेम मतलब है तो आप टोटल वेव फंक्शन लिखो तो दोनों का सुपरपोजिशन लिख दो। मींस द टोटल साई इज सुपरपोजिशन ऑफ, सुपरपोजिशन मींस प्लस माइनस, आइदर प्लस भी हो सकता है आइदर माइनस भी हो सकता है। साई ऑफ अल्फा 2 साई ऑफ बीटा 1 can written as the superposition of this, and if we write and normalized, अगर फॉर्म में इसको लिखना चाहूं, normalized total wave function अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा बेटा? normalized both having the same probability, so I put here 1/√2। बताऊंगा बेटा मैं आपको, ये अभी देखना क्यों। साई बीटा 2 प्लस माइनस 1/√2 साई अल्फा 2 साई बीटा 1। बताइएगा बेटा मेरे को जो बात है वो मेरे को बताइएगा, क्यों मैंने यहां पर 1/2 रखा। प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो मैंने शायद आपको एक बात बताई थी कि फाई रिटर्न एज अल्फा साई 1 बीटा साई 2। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है पार्टिकल की इन साई 1 स्टेट में तो क्या करते हैं बेटा? बताना प्लीज। अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है साई 2 स्टेट में तो क्या करते हैं बेटा? बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी का मैं सम कर डालूं तो वो पक्का आपका बेटा देख लीजिए 1 आएगा। मतलब दिस वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, दिस वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। सिमिलरली बेटा आप यहां पर देख लीजिएगा, अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं इस स्टेट में पाने की पार्टिकल की तो कितनी आएगी बेटा? बताना बेटा। प्रोबेबिलिटी अगर मैं साई अल्फा 1 साई बीटा 2 की निकालूं तो 1/√2 का स्क्वायर बेटा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। बेटा कितना आ गया देखना? 1/2 आए ना। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं दूसरे वाली की तो ये भी चेक कर लो बेटा 1/2 आ रहा होगा। क्या दोनों की बराबर प्रोबेबिलिटी आ रही है बेटा? प्लीज चेक इट। और अगर दोनों का मैं सम करता हूं तो 1 आ रहा है। इट मींस दिस इज नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज करने की बात यह है कोफिशिएंट्स को आप इस तरीके से चूज करो कि उनका जो सम का जो आपका स्क्वायर का जो सम आएगा मस्ट बी 1। क्लियर बेटा? अगर मैं बात करूं 1 मिनट के लिए, अगर मेरा साई अभी तो मैंने बताया अल्फा साई 1 प्लस बीटा साई 2 है, और साई 1 और साई 2 पाने की बराबर संभावना है, तो अल्फा बीटा की क्या वैल्यू लूं कि उसका वो नॉर्मलाइज्ड आए? तो बताओ बेटा कितनी लोग है? 1/√2 और 1/√2। देख लो बेटा 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर बेटा 1/2, टोटल प्रोबेबिलिटी 1। इसका मतलब नॉर्मलाइज्ड। अगर फ्यूचर में बेटा ऐसा आ जाए प्लस बीटा साई 2 प्लस गामा साई 3 और तीनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, मतलब ये प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो बताइए बेटा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आनी चाहिए?
सर 1/√3। यस 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। देख लीजिए इनका सम बेटा, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, लास्ट में 1 आ गया। इन फ्यूचर अगर कभी बेटा ऐसा हुआ कि 4 पार्टिकल आ जाएं, बिल्कुल हम तो बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे बेटा। से दिस इज अल्फा बीटा गामा, से दिस इज पी ऑफ साई 4। तो बेटा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या लूं बेटा, मैं बताना प्लीज। हाँ जी, 1/√4, 1/√4, 1/√4 एंड 1/√4। बताओ बेटा ये बात समझ में आई आपको? हाँ जी यस बताओ बेटा। सर। तो ये चीज बेटा Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट है, ये चीज निकल के आती है हमारे रिजल्ट्स में। ठीक है, ये चीजें निकल के आती हैं। अब बेटा इसी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे खूब ढेर सारा। तो मैं अपने पिछले कॉन्सेप्ट पे जाता हूं बेटा। पहले तो इसका मतलब हम जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है यहां पर कितना ले सकते हैं बेटा, 1/√2 एंड 1/√2। ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ले लिया बेटा। सो दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। सो नॉर्मलाइज्ड टोटल वेव फंक्शन। सर ये जो आपने बताया है ना कि नॉर्मलाइजेशन जो बताया है, इसमें बेटा मैंने ये कहीं पढ़ा था कि उसमें फैक्टोरियल होता है, जैसे 1/2 फैक्टोरियल, बताएंगे, वो भी मतलब बताएंगे, 1/√2 बताएंगे फैक्टोरियल। बताएंगे सारी बात तो बताएंगे वो। जब आपका 3 पार्टिकल्स के लिए आएगा तो 3 फैक्टोरियल आएगा, वो बताएंगे बेटा। उसके बारे में सारी चीजें अभी बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप बस इतना बताइएगा। तीसरे पार्टिकल के लिए जाऊंगा तो वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये बताइए कि 2 पार्टिकल के लिए आपको समझ में आ गया बेटा? हाँ जी यस सर। बताओ। अब तीसरे पार्टिकल के लिए जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। द नॉर्मलाइज्ड टोटल वेव फंक्शन इज ऑफ 2 नॉन इंटरैक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स इज, क्या लिख सकते हैं बेटा बताओ? psi12 कैन बी रिटर्न एज 1/√2। तो अगर मैं कॉमन ले डालूं तो क्या बना बेटा बताओ? psi-α1 psi-β2 प्लस माइनस psi-α2 psi-β1। क्लियर बेटा? बताइए बेटा ये चीज समझ में आई क्या? हाँ जी बताओ बेटा। Yes, sir. ओके, अब सुनिएगा बेटा, इसको थोड़ा सा और डेप्थ में लेके जाता हूं। देयर आर द 2 पॉसिबिलिटी, आइदर दिस इज प्लस और आइदर दिस इज माइनस। इसका मतलब 2 प्रकार के वेव फंक्शन बन गए। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। नंबर 1, पहली क्या बनी बेटा कि psi12 के मैं प्लस का साइन ले लूं, psi-α1 psi-β2 प्लस psi-α2 psi-β1। मैं बीच में प्लस का साइन ले लूं। अब मेरे को चेक करना है कि ये आपका सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है। तो बेटा चेक दिस इज सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। तो उसके लिए क्या करूं बेटा? आपने पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर पढ़ा था बेटा, पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर। मैंने कहा था पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर बेटा क्या करता है, जब भी किसी वेव फंक्शन पर लगाता है उसके पार्टिकल्स को फेर बदल कर देता है। दूसरे को पहले की जगह ले आएगा, पहले को दूसरे की जगह ले जाएगा। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं मैं, देखना। psi-α2 psi-β1 पार्टिकल्स को एक्सचेंज कर दिया इसने बेटा, प्लस psi-α1 psi-β2।
बताइएगा बेटा, ये बात समझ में आई आपको? हाँ जी, मैंने पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर लगा दिया तो उसने पार्टिकल्स को एक्सचेंज कर दिया। बताओ बेटा, ये बात क्लियर हुई? यस सर। अब इसको क्या बेटा मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1/2 बीच में साइन प्लस का है तो बेशक इसको मैं इधर ले लेता हूं और इस चीज को मैं इधर लिख लेता हूं, साई अल्फा 1 साई बीटा 2 प्लस साई अल्फा 2 साई बीटा 1। बताइए बेटा ये क्या बन गया? ये तो साई 1/2 ही बन गया दोबारा से। हाँ जी बेटा, जो हमने मानना था साई 1/2 वो ही बन गया बेटा। और साइन बाहर क्या है बेटा? +1। आप मुझे बताइए P12 की अगर आइगन वैल्यू +1 हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम उसको सिमेट्रिक कहते हैं या एंटी सिमेट्रिक कहते हैं? बताना बेटा, बताओ प्लीज। सिमेट्रिक। इसका मतलब जो मैंने वेव फंक्शन माना दिस इज सिमेट्रिक। तो हम लिख सकते हैं वी गेट आइगन वैल्यू ऑफ P12 is +1. This implies this wave function is totally symmetric. बताओ बेटा बात क्लियर हुई नहीं हुई? इसका मतलब मैंने टोटली सिमेट्रिक वेव फंक्शन को क्रिएट कर दिया है बेटा। दिस इंप्लाइज टोटल सिमेट्रिक वेव फंक्शन जो आया, दिस इज द टोटली सिमेट्रिक वेव फंक्शन ऑफ two non-interacting identical particle। वो क्या आ गया बेटा बताना प्लीज? 1/√2। हाँ जी बेटा प्लीज बताओ, 1/√2 साई अल्फा 1 साई बीटा 2 प्लस साई अल्फा 2 एंड साई बीटा 1। बताइए बेटा क्या आप सहमत हो इस बात से? हाँ जी बेटा बताओ प्लीज, बताओ बेटा। यस सर। ओके बेटा, एक्चुअल में हम बेटा 2 और 2 फैक्टोरियल देखें, अगर 2 की वैल्यू देखें और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू देखें तो दोनों ही बेटा 2 है। बताओ बेटा दोनों की वैल्यू 2 होती है नहीं होती? एक्चुअली जब मैं 3 पार्टिकल करूंगा तो यहां पर 3 फैक्टोरियल आएगा। इसीलिए बेटा मैं पहले से इसको जर्नल रिजल्ट बनाने के लिए आई जस्ट टेक 2 फैक्टोरियल बिकॉज बोथ हैव द सेम वैल्यू। साई अल्फा 1 साई बीटा 2 प्लस साई अल्फा 2 साई बीटा 1। या बेटा इसको एक और रूप भी मैं लिख सकता हूं, दैट इज 1/√2 फैक्टोरियल एंड दिस इज अ समेशन, क्योंकि बेटा समअप हो रहा है चीजों का। द समेशन ऑफ P पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर साई अल्फा 1 साई बीटा 2। देखना बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे को, और बेटा यहां पर क्या आएगा? जस्ट P। क्या लिख रहा हूं बेटा मैं? 1/√2 फैक्टोरियल तो बाहर का हो गया। अब बेटा साई 1 अल्फा साई बीटा 2 समेशन का मतलब आगे प्लस आ जाएगा, और ये जो पैरिटी पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर है ये पार्टिकल्स को एक्सचेंज कर देगा, तो ये ऊपर वाला ही लिख सकेंगे। क्लियर बेटा? ऊपर वाला ही हम लिख सकेंगे इसको, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सिमेट्रिक वेव फंक्शन आल्सो रिटर्न एज इन दिस फॉर्म। बताओ बेटा ये बात समझ में आई क्या? कैसे लिखा बेटा? हम अगर इसको लिखना चाहें 1/2 फैक्टोरियल ले लिया बाहर, पैरिटी P से चलेगी तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग वाला लिख दो, साई अल्फा 1 साई बीटा 2, समेशन का मतलब प्लस आएगा
और बेटा पी ऑपरेटर लगेगा तो पी ऑपरेटर पार्टिकल को एक्सचेंज कर देगा। तो बेटा क्या ऊपर वाली फॉर्म नहीं लिखी गई, बताना बेटा। तो आई कैन रिटर्न दिस आल्सो इन दिस फॉर्म, इस तरीके से भी बेटा मैं लिख सकता हूं इस टू पार्टिकल के वेव फंक्शन को, सिमेट्रिक वेव फंक्शन को। बताओ बेटा ये बात क्लियर हुई आपको? हाँ जी बेटा बताइए। यस सर। थोड़ा सा और काम करते हैं बेटा इस पर। ये तो मैंने एक पॉसिबिलिटी बताई कि अगर साइन प्लस हो, बेटा अगर बीच में माइनस की भी पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि इट इज जस्ट द सुपर पोजिशन आया था। सुपर पोजिशन में तो प्लस भी हो सकता है, सुपर पोजिशन में माइनस भी हो सकता है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या लिखी बेटा हमने? सो द सेकंड पॉसिबिलिटी इज द साइड 1 2 इज 1/√2, या इसको √2 फैक्टोरियल लिख लीजिए, बोथ हैव सेम मीनिंग। और बेटा यहां पर कितना आ गया मेरे बेटा बताओ प्लीज? हाँ जी, साई अल्फा 1 साई बीटा 2 माइनस साई अल्फा 2 साई बीटा 1, ये आ गया। नाउ लेट्स चेक दिस इज सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए बेटा बताओ क्या करें? आई अप्लाई ए पैरिटी ऑपरेटर ऑन दिस, या पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर ऑन साई 1 2। तो बताओ बेटा क्या आएगा प्लीज? 1/2 साई अल्फा क्या हो जाएगा बताओ बेटा? 2 साई बीटा 1 माइनस साई अल्फा 1 साई बीटा 2। बताओ बेटा जैसे ही पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर लगाओगे क्या पार्टिकल एक्सचेंज नहीं हो जाएगा बेटा? और इस चीज को बेटा आप लिख सकते हो, अगर मैं पूरे में से माइनस कॉमन लूं तो -1/2, पहले ये वाली फैक्टर आ जाएगा बीटा 2 माइनस साइन अल्फा 2 साइन बीटा 1, साइन बीटा 1। बताइए बेटा ये चीज क्या है? अरे बेटा ये साई तो है जो हमने माना था स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ साई 1 2। दिस इंप्लाइज आइगन वैल्यू ऑफ P12 इज -1। बताओ बेटा ये बात क्लियर हुई क्या? हाँ जी। यस और सर। अगर आइगन वैल्यू P12 की -1 होती है, दिस इंप्लाइज दिस वेव फंक्शन इज बताना बेटा कैसा? टोटली एंटीसिमेट्रिक। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था, अगर किसी ने अटेंड नहीं किया तो वीडियो देख लेना, कि अगर पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की आइगन वैल्यू -1 आती है, इट मींस द वेव फंक्शन इज एंटीसिमेट्रिक। इसका मतलब जो आपने वेव फंक्शन लिखा है, सो साई एंटीसिमेट्रिक 1 2 अगर हम लिखें तो बेटा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज द टोटली एंटीसिमेट्रिक wave function of two non-interacting identical particles, non-interacting identical particles। क्या हो गया बेटा बताओ? 1/2 साई अल्फा 1 साई बीटा 2 माइनस साई अल्फा 2 साई बीटा 1।
और बेटा इस मैंने बताया 1/2 और 1/2 फैक्टोरियल हैविंग द सेम मीनिंग, तो आई जस्ट राइट 1/2 फैक्टोरियल साई अल्फा 1 साई बीटा 2 माइनस साई अल्फा 2 एंड साई बीटा 1। बताइए बेटा क्या आपको ये क्लियर है? बताओ बेटा प्लीज। हाँ जी, Yes, sir. it means the wave function is of two type. One is the totally symmetric and second is the totally anti-symmetric. तो ये हमने कंस्ट्रक्ट कर डाला टोटली एंटी-सिमेट्रिक और टोटली सिमेट्रिक वेव फंक्शन। इसके एक दो फॉर्म और करवाऊंगा मैं अभी, पहले यहां तक देखो, आपका लिंक ओवर होने वाला है, फिर दोबारा इस लिंक को ज्वाइन करना। ओके सो बेटा मैंने बताया कि दो इंटरेक्टिंग पार्टिकल का सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कैसे लिखा जा सकता है। मैंने बताया कि जो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन आएगा टोटल, बेटा वो कितना लिखा हमने बताना, 1/√2 फैक्टोरियल लिख लो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 1/2 एंड 1/2 फैक्टोरियल हैविंग सेम वैल्यू। और आगे बेटा क्या, साई अल्फा 1 साई बीटा 2 माइनस साई अल्फा 2 एंड साई बीटा 1। ओके बेटा, इसको एक और फॉर्म में लिखता हूं, कई फॉर्म्स में लिखता हूं, ये देखना बेटा, 1/√2 फैक्टोरियल समेशन पी, पी की वैल्यू आपकी 1 से स्टार्ट होगी या फिर 0 से स्टार्ट होगी, -1 की पावर p इंटू p ऑफ साई अल्फा 1 साई बीटा 2। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। कहोगे बेटा कैसे लिख दिया, आप कहोगे कि p की वैल्यू अगर हम 0 लें स्टार्टिंग में, तो बताना बेटा क्या आएगा, 1/2 फैक्टोरियल तो है ही बाहर, समेशन के जगह अगर मैं p की वैल्यू कहां से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, 0 से। अगर 2 पार्टिकल है तो p की वैल्यू 0 और 1 होगी, अगर 3 पार्टिकल है तो 0, 1 और 2 होगी। तो अगर मैं 0 लूं तो -1 की पावर 0 दैट इज 1 और सिंपली साई अल्फा 1 साई बीटा 2। अब अगर p की वैल्यू मैं 1 लूं, समेशन है तो प्लस, अगर मैं 1 लूं तो -1 की पावर 1 कितना आ गया बेटा, -1 और p अब की बार ऑपरेट करेगा तो कितना होगा, साई अल्फा 2 साई बीटा 1। तो बेटा आ गया नहीं आ गया वो चीज जो मैंने ऊपर लिखी थी, बताओ बेटा प्लीज। हाँ जी, अरे ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, यस सर। साई बीटा 1। एक और भी फॉर्म है बेटा इसकी, मैं इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि 1/√2 फैक्टोरियल एंड डिटर्मिनेंट ऑफ, देखना कैसे लिखा मैंने, साई अल्फा 1 साई बीटा 2 साई बीटा साई अल्फा 2 साई बीटा 1। इस तरीके से भी लिख सकता हूं। देख लो बेटा डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व होता है। हाँ जी, डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व होता है बेटा, डायगोनली इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या आया, साई अल्फा 1 साई बीटा 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस साई अल्फा 2 साई बीटा 1। तो we also write in this determinant form and this determinant is called, this form या this determinant form is called Slater determinant। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा गया कि स्लेटर डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो इट इज द फॉर्म ऑफ ए एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ये क्या है बेटा, एक एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की फॉर्म है। और आप यहां तक चीजों को दिखाओगे
फिर वो स्लेटर डिटरमिनेंट की बात पूरी होगी। तो क्या है बेटा, इट इज द फॉर्म ऑफ एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन की ये एक फॉर्म है बेटा। बताओ बेटा, ये चीज क्लियर हुई आपको? हाँ जी, गेट इट बेटा? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बेटा पूछ लीजिएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वी हैव इनफ टाइम। थोड़ा थोड़ा टॉपिक करेंगे बिल्कुल तसल्ली से बेटा। सो बेटा आज बेसिकली हमने टू पार्टिकल सिस्टम का सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखा। सिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखा और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखा। आज मैं आपको इतना ही करवाऊंगा, लेकिन आपको सिंपली मैं बता रहा हूं बेटा कि आपको यहां तक बेटा हमने कंस्ट्रक्ट किया था। लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चला था, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन का मैंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। क्लियर बेटा? आज हम क्या करेंगे बेटा, उसी को वो हमने टू पार्टिकल्स के लिए किया। आज हम क्या करेंगे बेटा, सेकंड केस फॉर 3 नॉन इंटरैक्टिंग क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल्स। बेटा हमारे पास 3 नॉन इंटरैक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल है सिस्टम में, तो उनका हम टोटल सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे। क्लियर बेटा? बताइए। हाँ जी। सो वही बात बेटा, लेट psi 1 2 3 is the wave function of 3 non-interacting identical particles. Now बेटा अगर पार्टिकल्स नॉन इंटरैक्टिंग होते हैं तो मैं जो टोटल वेव फंक्शन है बेटा, बिल्कुल अगर किसी बच्चे ने कल अगर अच्छे से ज्वाइन नहीं किया हो तो आज समझ जाओगे। तो टोटल वेव फंक्शन को बेटा लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल वेव फंक्शन। नाउ पार्टिकल्स आर non interacting that's why their total wave function psi 1 2 3 can be written as product of individual particle wave function। वैसा सेम हमने टू पार्टिकल के लिए बताया कि जब अगर दो पार्टिकल का वेव फंक्शन को मैं दो पार्टिकल के इंडिविजुअल वेव फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकता हूं। मींस बेटा psi 1 2 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, बताना प्लीज। psi ऑफ अल्फा 1 psi बीटा 2 एंड psi गामा 3।
अगर आपसे पूछ ले बेटा ये मैंने पहले पार्टिकल का वेव फंक्शन लिखा बेटा, ये मैंने दूसरे पार्टिकल का वेव फंक्शन लिखा, ये मैंने तीसरे पार्टिकल का वेव फंक्शन लिखा, और तीनों का बेटा प्रोडक्ट कर दिया तो वो टोटल के बराबर होगा। ऐसा बेटा मैं तभी कर पाया व्हेन द पार्टिकल्स आर नॉन इंटरैक्टिंग। ओनली नॉन इंटरैक्टिंग कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हो। अब बेटा मैंने आपको एक बात बताई कि अल्फा क्या है। अल्फा बेटा जो ये फर्स्ट पार्टिकल 1 लिख रहे हो इसके क्वांटम नंबर्स हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस को बताएगा। सबसे पहले तो अगर बेटा ये 1 को बात करूं मैं कि ये 1 क्या है, 1 व्हाट इज दिस 1, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, इट रिप्रेजेंट फर्स्ट पार्टिकल। अगर 2 की बात करें बेटा, इट रिप्रेजेंट सेकंड पार्टिकल। और अगर बेटा इस 3 की बात करूं, इट रिप्रेजेंट थर्ड पार्टिकल। पहला, दूसरा और तीसरा इनके बारे में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से पता लग रहा है। कोई पूछे बेटा आपसे अल्फा क्या है, तो अल्फा इज द क्वांटम नंबर ऑफ, क्वांटम नंबर मींस बेटा कि ये कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएगा, क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, है ना बेटा। साई अल्फा 1 मतलब अल्फा इज द क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। क्वांटम नंबर मतलब बेटा क्या क्या वैल्यू होंगी, n, l, ml। सिमिलरली अगर आपसे बीटा पूछ ले बेटा, तो बीटा क्या है, इट इज द क्वांटम नंबर ऑफ सेकंड पार्टिकल, दैट इज द n, l और ml। इनकी वैल्यू, इनको बेटा क्वांटम नंबर्स का सेट कहा जाता है। और बेटा अगर मैं आपसे गामा की वैल्यू पूछूं बेटा, तो गामा भी क्या है, आपका क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर ऑफ क्या बेटा मेरे, थर्ड पार्टिकल, दैट इज n, l और ml। सो बेटा आप लिख सकते हो, ये बेटा साई 1 2 3 को मैं प्रोडक्ट में इसलिए लिख पाया बिकॉज द पार्टिकल्स आर नॉन इंटरैक्टिंग। क्लियर बेटा, बताओ यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है बेटा, बताओ। हाँ जी बोलो बेटा, रिप्लाई किया करो बहुत तेज से। यस सर, ओके यस सर। नाउ बेटा एक चीज और भी है हमारे पास कि द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल एंड वी ऑल नो दैट द क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब बेटा हम ये नहीं बता सकते कि पहला पार्टिकल कौन सा, दूसरा पार्टिकल कौन सा, या अगर मैं पार्टिकल्स को एक्सचेंज भी कर दूंगा तो कोई आपका मतलब नहीं बनता है, द सिस्टम रिमेन सेम बिकॉज द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल, इनडिस्टिंग्विशेबल। हम अलग अलग नहीं कह सकते कि ये वो और ये वो। क्लियर बेटा, तो इस कॉन्सेप्ट का भी मैं यूज करूंगा। इफ particles are indistinguishable, then psi 1 2 3 is equal to, बेटा किसके बराबर देखना, psi alpha 1, psi beta 2 एंड psi gamma 3। ठीक है बेटा, या मैं इसको ये कह दूं, और बेटा अगर आप पार्टिकल्स को एक्सचेंज भी कर दोगे मेरे बेटा, psi alpha 1 और बेटा मैंने ये लास्ट वाले पार्टिकल्स को मान लो एक्सचेंज भी कर दिया, बेटा गामा है लास्ट में, तो बताओ बेटा सेम मीनिंग है ना दोनों का, बताओ बेटा, क्योंकि पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, तो अगर आप उनको चेंज भी कर दोगे तो दे हैव नो चेंज इन द वेव फंक्शन। या बेटा अगर आप ऐसा भी लिख दो, अगर मैंने अभी तो किसकी पोजीशन चेंज की है बेटा, 2 3 की पोजीशन चेंज की है,
अगर बेटा मैं इस 1 और 3 की भी चेंज कर दूं, तो बेटा मैं थोड़ा सिमेट्रिक बनाता हूं ताकि आपको बेटा याद भी रहे। तो मैंने सिर्फ 1 को 3 की जगह कर दिया और 2 की पोजीशन मैंने सेम रखी। बताओ बेटा, ऐसा कर सकते हैं बेटा हम? बताओ प्लीज। हाँ जी, तो भी बेटा मीनिंग क्या रहेगा? सेम रहेगा। और ले लो बेटा, ऐसे ही आप एक बार एक्सचेंज कर करके बेटा आप एक बार कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उन कॉम्बिनेशंस की तरफ हम ध्यान देते हैं। तो बताना बेटा कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो बच्चा बता सकता है बेटा? ये 1 2 3 है बेटा, एक बार मैंने 1 को फिक्स रखा, 2 और 3 को मैंने इंटरचेंज कर दिया। दूसरी बार बेटा मैं क्या करूं बताओ? मैंने 2 को फिक्स रखा और बेटा मैंने 1 और 3 को रिप्लेस कर दिया। और बताना बेटा क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? अगर मैं 3 को फिक्स रख दूं है बेटा, अगर मैं 3 को फिक्स रख दूं, 6 बनेंगे सर। यस, दे आर द 6 कॉम्बिनेशंस। कैसे करोगे बेटा? बताओ कैसे याद कैसे रखें उसको, बता सकते हो बेटा? हाँ जी सर वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दे आर द 6 कॉम्बिनेशन वी हैव। 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे बेटा। कैसे बनेंगे 6? मैं अभी आपको एक सिमेट्रिक तरीका बताता हूँ याद करने का। एक सिमेट्रिक तरीका बताता हूँ बेटा कि किस तरीके से हम याद रखेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, 1 सेकेंड, इरेजर लेता हूं ताकि याद रहे 6 कॉम्बिनेशन हमें। देखो, सबसे पहला काम क्या किया बेटा, मैंने इसको फिक्स कर लिया। ठीक है बेटा, इसको क्या कर दिया? फिक्स कर लिया। और मैंने क्या किया बेटा, 2 को 3 की जगह और 3 को 2 की जगह ऐसे किया। तो मेरा दूसरा कॉम्बिनेशन बनके तैयार हो गया बेटा। बताओ। हाँ जी, अब बेटा मैं क्या करूंगा, मैं 2 को तो ले आऊंगा यहां पर, तो बच गया कौन कौन सा मेरे बेटा? 1 और 3। अब बेटा इनके 2 कॉम्बिनेशन बन गए मेरे बेटा। या फिर बीटा 3 और गामा मेरे बेटा 1। या फिर आप क्या करो बेटा, स्टार्टिंग में 3 वाले को ले आओ, फिर बच गया क्या बेटा? बीटा 1 गामा 2। या फिर आप इनको और इंटरचेंज कर दो, बीटा 2 और गामा 1। तो देयर आर द 6 कॉम्बिनेशंस। कैसे कॉम्बिनेशन बनाए बेटा, याद करने का तरीका सुनिएगा मेरे बेटा। सबसे पहले मैंने अल्फा की स्टेट में 1 को रखा है बेटा, 1 को फिक्स कर लिया और मैंने जस्ट 2 और 3 को चेंज कर डाला। फिर मैंने बेटा अल्फा की स्टेट में 2 को तो फिक्स कर डाला। 2 को फिक्स कर दोगे तो बेटा यहां सपोज करो 1 आ गया और यहां सपोज करो 3 आ गया। फिर बेटा 1 और 3 को भी आपने क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया 2 को फिक्स करके। फिर बेटा यहां पर आपने क्या किया? 3 को फिक्स कर दिया और 1 और 2 को आपने इंटरचेंज कर दिया। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन गए बेटा? बताओ प्लीज। हाँ जी, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने बेटा? 6 कॉम्बिनेशन बने। क्लियर बेटा? द टोटल कॉम्बिनेशंस आर 6। तो इसका मतलब देयर आर 6 पॉसिबिलिटी। ये भी हो सकती है, 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 ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज because the particles are indistinguishable. There are 6 possibilities. And each having, क्या बेटा बताना प्लीज? सेम प्रोबेबिलिटी। किसी भी स्टेट में पाया जा सकता है बेटा पार्टिकल, each having the same probability because the particles are indistinguishable. तो बताओ बेटा मेरे को, एक स्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई बेटा अगर 6 है तो? बताना बेटा प्लीज। हाँ जी, 1/6. 1/6. So the probability of
वन स्टेट इज 1/6। बताओ बेटा आएगी नहीं आएगी? क्योंकि 6 स्टेट है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए, इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो 1/6। अब बेटा जो टोटल वेव फंक्शन बनेगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 6 एंड दे आर द टू पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशंस। आइदर वन इज द सिमेट्रिक तरीके से कॉम्बिनेशन करें एंड द सेकंड वे से एंटी सिमेट्रिक तरीके से करें। सो बेटा यहां तक नोट कर लिया तो मैं आगे चलूं प्लीज? हाँ जी, Yes, Yes, sir. sir. okay, so there are two possible combinations of these possibilities. नंबर 1 कॉम्बिनेशन, पहले कॉम्बिनेशन की बात करता हूं बेटा। क्या? सारों को सम अप कर दो। क्या कर दो? सारों को सम अप कर दो, मतलब टोटल साई लिख दो, जस्ट सम अप ऑफ ऑल दीज थिंग, दैट इज फर्स्ट क्या है बेटा? साई अल्फा 1 बीटा 2 गामा 3 प्लस साई अल्फा 1 साई बीटा 3 साई गामा 2। थर्ड बताना बेटा कैसे होगा प्लीज कॉम्बिनेशंस? साई अल्फा 2 बीटा 1 गामा 3। और क्या बन सकता है बेटा? साई अल्फा 2 बीटा 3 गामा 1। थर्ड कॉम्बिनेशन बेटा, अल्फा के पास हमने क्या कर दिया? थर्ड को फिक्स कर डाला, बच गए क्या बेटा? बीटा 1 गामा 2 एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी इज साई अल्फा 3 बीटा 2 एंड गामा 1। बताओ बेटा ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? हाँ जी, तो आई जस्ट टेक द सम अप ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो बेटा बात सुनिएगा, आप ये बताइए हर एक के साथ कोफिशिएंट कितना आएगा बेटा? बताना प्लीज। क्या 1/√6 नहीं आएगा बेटा? अगर नॉर्मलाइज की बात करूंगा तो क्या 1/√6 नहीं आएगा बेटा? बताओ। हाँ जी, क्या हर एक के साथ 1/√6 नहीं आएगा नॉर्मलाइजेशन फैक्टर? अब करके देख लो बेटा, प्रोबेबिलिटी टोटल की 1 होनी चाहिए। टोटल की प्रोबेबिलिटी 1 कैसे होगी बेटा? C1 का स्क्वायर मतलब 1/√6 का स्क्वायर मतलब 1/6 प्लस 1/6, देखो फिर बनेगा टोटल 1। तो क्या बेटा नॉर्मलाइज्ड कंडीशन ये नहीं आ गई? बताओ बेटा प्लीज। हाँ जी, Yes, sir. तो बेटा इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 1/√6 को बाहर ले लो और बेटा 1/√6 को कितना लिख सकते हैं बेटा? थोड़ा सा स्टेप देखो, 1/3 इंटू 2। और बेटा 1/3 इंटू 2 क्या होता है बेटा? 1/3 फैक्टोरियल। बताओ बेटा लिख सकते हो क्या? हाँ जी, Yes. तो बेटा मतलब इसको हम कैसे लिख दें? 1/√3 फैक्टोरियल साई अल्फा 1 साई बीटा 2 साई गामा 3 प्लस साई, मेरे को लिखने में बिल्कुल वो आलकस नहीं आ रहे, जितनी बार लिखोगे वो कॉम्बिनेशन आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। साई अल्फा 2 साई बीटा 1 साई गामा 3 प्लस साई अल्फा 2 मैंने फिक्स कर डाला और मैंने बीटा और गामा को एक्सचेंज कर डाला ताकि सारे कॉम्बिनेशंस आ जाएं। साई अल्फा 3 साई बीटा 2 साई गामा 1 प्लस साई अल्फा 3 साई बीटा 1 एंड साई गामा 2। बेटा ये आएगा कॉम्बिनेशन? बताना प्लीज बेटा। हाँ जी, इस चीज को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं
1/√3 फैक्टोरियल एंड summation P operator psi of alpha 1, psi of beta 2 and psi of gamma 3, where P operator की वैल्यू 0 से लेकर बेटा इस तरीके से चलेगी। मेरी बात समझे बेटा? हाँ जी, इस तरीके से भी बेटा मैं काम कर सकता हूं इसमें। तो बेटा ये कौन सा वेव फंक्शन बन गया बताना? सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक बेटा बताओ? दिस इज जस्ट द सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे बना बेटा? अगर आप इस पर ऑपरेटर लगाओ भी गए तो बेटा एक्सचेंज ऑपरेटर, तो देखो लास्ट में प्लस प्लस है तो लास्ट में बेटा आइगन वैल्यू भी प्लस ही आ जानी है। मेरी बात समझे नहीं समझे बेटा? हाँ जी। तो दिस इज द सिमेट्रिक वेव फंक्शन फॉर द 3 पार्टिकल। तो बेटा मैंने सिमेट्रिक वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर डाला है। बताओ बेटा, क्या आपको समझ में आई बेटा यहां तक की बातें? हाँ जी। यस सर, यस सर। अब बेटा बात करते हैं हम एंटी सिमेट्रिक की। तो अब एंटी सिमेट्रिक को कैसे लिखें? तो बेटा हम सेलेक्टेड डिटरमिनेंट का यूज करेंगे। देखो कैसे। सो द एंटी सेकंड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है बेटा? पहला कॉम्बिनेशन क्या बताया? द फर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज साई सिमेट्रिक एंड द सेकंड कॉम्बिनेशन इज साई एंटी सिमेट्रिक। एक बच्चे ने कल ये बताया था मेरे को कि सर बाहर 1/√3 1/√4 आता है। बेटा क्या आपको समझ में आ गया कैसे आया है? हाँ जी, शायद सतेंद्र ने पूछा था। सतेंद्र यस सर। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके, अब हम एंटी सिमेट्रिक की बात करते हैं। एंटी सिमेट्रिक को लिखने का तरीका सुन लो बेटा। बाहर कितना? 1/√3 फैक्टोरियल और इस तरीके से डिटरमिनेंट मेरे बेटा साई अल्फा 1, साई बीटा 1, साई गामा 1, साई अल्फा 2, साई बीटा 2 एंड साई गामा 2 एंड मेरे बेटा साई सॉरी हाँ सही है, अल्फा 3, साई बीटा 3 एंड साई गामा 3। दिस इज द बेटा एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। हमने कल 2 पार्टिकल के लिए लिखना सीखा था बेटा। 2 पार्टिकल के लिए याद करो क्या आया था बेटा? 1/√2 फैक्टोरियल साई अल्फा 1, साई we can say that beta 1, साई अल्फा 2, साई बीटा 2। बेटा ये आया था कल 2 पार्टिकल के लिए, बताना बेटा। हाँ जी बताइए, क्या ये कल 2 पार्टिकल के लिए आया था बेटा? तो 2 पार्टिकल का अगर हम 3 पार्टिकल में थोड़ा सा एनालॉजी देखें बेटा तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? बताइए। हाँ जी सर हाँ बोलो। वो ऐसे करवाया था, रो कॉलम चेंज कर दिया सर, कल ऐसे नहीं करवाया। मतलब हमने साई यहाँ लिया था बेटा, अल्फा 2 नीचे लिया था सर, अल्फा अच्छा 1 यहाँ बीटा 1 ले लिया होगा और ये साई अल्फा 1 ले लिया होगा, राइट? ऐसे अल्फा 2 अल्फा 2। अच्छा ये स्टेट सेम रखी थी है ना, अल्फा सेम रखी थी, ये कह रहे हो ना बेटा? कोई नहीं, ऐसे याद कर लो। बाकी बेटा डिटर्मिनेंट में अगर हम रो और कॉलम को चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है बेटा आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है बेटा? यस सर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन फिर भी बेटा हम तो एक स्टैंडर्ड याद रख लेते हैं। चलो जो आप कहोगे वैसे स्टैंडर्ड याद रखेंगे बेटा, हम अपने रूल को बदलेंगे नहीं। बाकी बेटा डिटर्मिनेंट के अंदर एक प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर आप रो और कॉलम को एक्सचेंज कर देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो क्या कह रहे हो आप? साई बीटा यहाँ पर गामा मेरे बेटा, ऐसा ही ना? या 2 3? सर ऐसे तो अभी लिखा था, ओके यहाँ ओके पे मैं समझ अल्फा गया बेटा, पूरे समझ गया। साई अल्फा 2, साई अल्फा 3। अब ठीक है बेटा? हाँ जी, यहाँ बीटा आ यस जाएगा सर।
और 1 2 3 आ जाएगा। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको जैसे याद रहता है, थोड़ा एनालॉजी देख रहे हैं तो हम इसी तरीके से लिखेंगे। और बेटा लास्ट वाला और चेंज करना है हमें, गामा गामा 1। अब ठीक है बेटा, देखो, हाँ जी। तो बेटा 3 पार्टिकल के लिए आपने वेव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर डाला, समझ में आ गया बेटा? हाँ जी बेटा, इसकी एक और फॉर्म भी है, इसको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 1/3 फैक्टोरियल समेशन -1 की पावर p, बताना बेटा, एक्सचेंज ऑपरेटर p एंड साई अल्फा 1, साई बीटा 2 एंड साई गामा 3। इस तरीके से भी बेटा देख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा आपका एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखने का, जो आपका स्लेटर डिटरमिनेंट है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्लेटर डिटरमिनेंट। कोई पूछ ले स्लेटर डिटरमिनेंट क्या है बेटा, तो इट इज द, हाँ जी बेटा, इट इज द फॉर्म ऑफ एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। बताओ बेटा, क्या आपको 2 पार्टिकल के बाद 3 पार्टिकल का सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक लिखना आ गया बेटा? हाँ जी बताओ प्लीज। यस सर। ओके, अब बेटा आपसे मैं सवाल करता हूं कि आप मेरे को एक बार 4 पार्टिकल के लिए लिखना सिखाओ, फिर मैं जर्नल रिजल्ट बढ़ाऊंगा बेटा। तो अब हमारा क्वेश्चन आ गया बेटा 4 नॉन इंटरैक्टिंग क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल। बेटा डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट जो तरीका बताया है। बताओ बेटा सिमेट्रिक कैसे लिखोगे? साई सिमेट्रिक बताना बेटा, 1 2 3 4। हाँ जी बेटा, क्या तरीका बताया मैंने? 1/√। कितना आएगा बेटा अब की बार? देखो 2 पार्टिकल था तो 2 फैक्टोरियल आ रहा था, 3 पार्टिकल था तो नीचे 3 फैक्टोरियल आ रहा है, अगर 4 पार्टिकल होंगे तो कितना आएगा बेटा? 4 फैक्टोरियल। और अंदर अगर लिखूं तो समेशन एक्सचेंज ऑपरेटर p, साई अल्फा 1, साई बीटा 2 और बेटा साई गामा 3। और अरे और मैं क्या मान लू बताओ? डेल्टा मान लू, डेल्टा 4। ये डेल्टा 4, जब अल्फा बीटा गामा खत्म हो जाए तो डेल्टा स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है बेटा? हाँ जी सही लिखा है क्या बेटा हमने? अगर आपको कहे कोई एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन लिख के दिखाओ तो कैसे लिख दोगे बेटा? डायरेक्ट 1/√4 फैक्टोरियल समेशन -1 की पावर p साई अल्फा 1, साई बीटा 2, साई गामा 3 एंड साई डेल्टा 4। क्लियर बेटा? हाँ जी। या इसकी दूसरी फॉर्म स्लेटर डिटरमिनेंट, जो सबसे खूबसूरत है, 1/4 फैक्टोरियल पूरे का डिटरमिनेंट। अभी अभी बच्चे ने बताया कि साई अल्फा 1, साई अल्फा 2, अब ठीक है बेटा, साई अल्फा 3, साई अल्फा 4। बेटा ऐसे ही लिख रहे थे ना हम, बीटा 1, यस सर। बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, गामा 1, गामा 2, गामा 3 एंड गामा 4। और बेटा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और मेरे बेटा डेल्टा 4। बताओ बेटा, क्या आपने एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन फॉर द 4 पार्टिकल लिख दिया बेटा? हाँ जी
प्लीज नोट करो बेटा इसको अच्छे से। तो क्या आपको कंस्ट्रक्ट करना आ गया बेटा? सिमेट्रिक वेव फंक्शन और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन फॉर नॉन इंटरेक्टिंग क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल्स। हाँ जी, बताइए प्लीज, आर यू अंडरस्टैंड दिस? ओके। Yes. किसी बच्चे को बेटा कोई परेशानी हो, नहीं आ रहा हो तो बता देना बेटा, वी हैव इनफ टाइम, मैं दोबारा करवा दूंगा। रोल नंबर 22, रोल नंबर 22। Yes, sir. Constructing symmetric and anti-symmetric wave function for n particles, n non-interacting particles। ठीक है बेटा? तो कौन बच्चा लिखवाएगा मेरे को, कौन करवाएगा बेटा बताओ? हाँ जी, ये सतेंद्र अनम्यूट करे। सतेंद्र। यस सर। एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है, तो अगर हमें साइज सिमेट्रिक लिखना है 1 2 3 अप टू n, कैसे लिखा जाएगा बताना बेटा? 1 over n factorial 1 upon n फैक्टोरियल, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। समेशन, हाँ जी, p ऑपरेटर, यस, p ऑपरेटर, psi alpha 1, वेरी गुड बेटा, psi alpha 1, psi alpha 2। 1 मिनट के लिए बेटा मैं ऐसे ले लूं, psi beta 2, psi के बाद n तक जाएगा सर ये ऐसे। बीटा 2, ऐसे बेटा स्ट्रेट भी तो काफी हो जाएंगे ना बेटा, है ना? अल्फा बीटा गामा। तो बेटा एक बार मैं नीचे इसको थोड़ा सा याद करने के लिए मैं कुछ ऐसा ले लेता हूं, n1 है बेटा, n2 है ना, थोड़ी, ताकि याद रह जाए ये चीजें बेटा। आगे बताना, psi n3 अप टू psi n तक जाएगा और ये n हो जाएगा। ऐसे होगा ना बेटा, बताओ? हाँ जी, ओके। यस सर। बेटा अगर आपको एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन जनरेट करना है तो बताना बेटा, 1 by n फैक्टोरियल, 1 to 10 फैक्टोरियल समेशन p, समेशन नहीं बेटा, -1 सिलेक्टेड डिटरमिनेंट वाली फॉर्म बताओ मेरे को। 1 over n फैक्टोरियल हो गया, उसके बाद में psi alpha 1, अल्फा तो है psi n1 हो जाएगा, n1 1। हाँ बेटा, नीचे फिर psi n2 2, देख लो, यस सर, n1 n1 2, psi n1 3। सिमेट्रिक वाले में भी वो लास्ट टर्म में कैपिटल एन तक जाएगा ना? है बेटा, हाँ कैपिटल एन तक लास्ट, बिल्कुल, यहाँ भी कैपिटल एन आएगा और यहाँ भी, है ना बेटा, बिल्कुल कैपिटल एन तक आएगा। तो नॉन इंटरेक्टिव पार्टिकल मैंने कैपिटल एन मानना है तो बेटा एन आएगा कैपिटल, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो बेटा ऐसे नीचे चलते चलते psi n तक और फिर n हो जाएगा। अच्छा, n1 से और फिर n होगा, ऐसे होगा बेटा। ऐसे इसमें करें तो psi n2 1, psi n2 2, psi n2 3 up to so on psi n2 n। सिमिलरली बेटा ऐसे अगर मैं इधर बढ़ाऊं इस सिस्टम को तो psi n और कैपिटल n हो जाएगा और ब्रैकेट में फिर n हो, ब्रैकेट में 1 हो जाएगा, 1 आएगा सर ऊपर। हाँ ऐसे बेटा इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या आएगा, psi n और ब्रैकेट में 2, है ना बेटा। इसको आगे बढ़ाऊं तो बेटा psi n और ब्रैकेट में मेरे बेटा 3 अप टू सोन। अगर मैं अच्छे तरीके से बढ़ाऊं तो psi n और यहाँ पे ब्रैकेट में भी n। बताओ बेटा ऐसे लिखा जाएगा क्या?
हाँ जी। यस सर। तो आपने बेटा कंस्ट्रक्ट कर दिया n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल के वेव फंक्शन को। बताओ बेटा, अगर आपके एग्जाम में n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल के बारे में कंस्ट्रक्ट करवाए तो बेटा टॉपिक को स्टार्ट कहां से करोगे बेटा? बस ये 2 लाइन लिखाओगे, बताना बेटा स्टार्ट कहां से करोगे बेटा? वहां नहीं से सर, 2 पार्टिकल से, है ना बेटा? क्योंकि जर्नल particle। रिजल्ट हमारा 2 पार्टिकल से आया है बेटा। जर्नल जो हमारा जो एक्सप्रेशन आया है बेटा वो 2 पार्टिकल्स क्या है, फिर 2 पार्टिकल का दिखाना, फिर 3 पार्टिकल का दिखाना, फिर लिखना बेटा इन जर्नल फॉर n पार्टिकल्स। क्लियर बेटा? बताओ मेरी बात समझे क्या? हाँ जी। क्योंकि ये लिखना हमने सीखा कहां से बेटा? 2 पार्टिकल से सीखा, क्योंकि अगर n पार्टिकल से हम सीखेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा मेरे बेटा। क्लियर? हाँ जी, ओके। तो बेटा 1 मिनट के लिए एक बार मैं किसी बच्चे से अगर ये पूछूं कि n1 क्या है, n2 क्या है, n3 क्या है, बताना बेटा प्लीज। n1 n2 n3 क्या है बेटा? क्वांटम नंबर। सर क्वांटम नंबर। यस, क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, है ना बेटा? ऐसे क्वांटम नंबर ऑफ सेकंड, ऐसे क्वांटम नंबर ऑफ थर्ड। क्लियर बेटा? पता होना चाहिए आपको इसमें अच्छे से। बताओ बेटा क्या आप ये चीज कर पाओगे? हाँ जी, बोलिएगा बेटा। यस सर। यस सर। बेटा इसी टॉपिक के साथ जुड़कर एक चीज पूछी जाती है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। उसके बारे में और मैं आपको बताता हूं। कभी आपसे पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पूछे बेटा तो सबसे पहले तो ये बात बतानी है, कंस्ट्रक्ट द सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। पहले तो ये पूरी बात बतानी है, फिर जो मैं लिखवाऊं वो आपको लिखना है। क्लियर बेटा? पहले तो सारा टॉपिक ये करना है और फिर वो लिखना है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आ जाए तो बेटा देखो जरा क्या है। अगला टॉपिक बेटा डालेंगे इसी के साथ हमारा आता है पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। बता सकते हो बेटा व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस? हाँ जी बेटा, आपने और भी सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा ये, बताओ प्लीज स्टेटमेंट इसकी। पता है किसी को बेटा? No two electrons can exist in same यही तो quantum आपकी state. गलती होती है जिंदगी की सबसे बड़ी, यही तो गलती है जो अक्सर बुकों में गलती करके आते हैं। अक्सर पूरी स्टेटमेंट ध्यान से सुनना बेटा, मेरी जो बात कहूं, नो इतना ही सही था, नो टू आइडेंटिकल नॉन इंटरैक्टिंग no two identical non-interacting fermions have same quantum number. Same quantum number. मेरी बात समझे बेटा जो मैं कह रहा हूं कि 2 नॉन इंटरैक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स का, मेनली फर्मियोन्स का, उस फर्मियोन में एक इलेक्ट्रॉन आता है। हम अक्सर ये कह देते हैं नो टू इलेक्ट्रॉन, मैं तुरंत गलत कर दूंगा। नो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन नॉन इंटरैक्टिंग होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉन नहीं, वो जर्नल रिजल्ट है बेटा, फर्मियोन्स के लिए है ये पूरा। और फर्मियोन्स जितने भी हाफ स्पिन के आपके पार्टिकल्स हैं वो फर्मियोन्स आते हैं। बताओ बेटा ये स्टेटमेंट अब समझ में आई बेटा आपको? हाँ जी बताओ बेटा प्लीज। यस सर। बेटा इसका मतलब समझते हो? मतलब सुनिएगा, मीनिंग देखता हूं बेटा, मीनिंग। कि सपोज करो 1s2 ये कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। 1s2 का मतलब क्या है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बताओ बेटा n की वैल्यू कितनी बेटा? हाँ जी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 1s2। सपोज करो ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। बताओ बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू कितनी मेरे बेटा? बताओ प्लीज।
दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू कितनी बेटा? हाँ जी, 1 1। दोनों के लिए 1 होगी बेटा। सर जी हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो, क्या कह रहे सर हो? 1 हो गया, 0 पागल हो गए? n ये Confused। होता है। सही है सर, सही है 1। दूसरा क्वांटम नंबर l आ जाओ। l की वैल्यू कितनी होती है मेरे बेटा? बताओ। s के लिए 0। 0 ओहो बेटा, लो बेटा और आ जाओ। अगर मैं बात करूं ml की वैल्यू, तो बेटा अगर l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा? बताना। 0। बेटा अब तक तो तीनों क्वांटम नंबर सेम आ गए। अरे आगे नहीं आगे। हाँ जी, इनके अलावा और भी क्वांटम नंबर होते हैं बेटा। क्या देखना? स्पिन s। बताना बेटा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है? हाफ। अच्छा, स्पिन हाफ ही होती है, प्लस आइदर माइनस प्लस। का कोई चक्कर नहीं होता। स्पिन इज ऑलवेज हाफ। अब बेटा एक क्वांटम नंबर और बच गया, दैट इज ms। ms की दो पॉसिबिलिटी होती हैं, आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का पक्का क्या होगा बेटा? माइनस हाफ होगा। तभी, वरना बेटा अगर दोनों का प्लस हाफ हो जाता तो बताना बेटा सेम क्वांटम नंबर नहीं हो जाते है बेटा? बताओ, क्या अगर दोनों का सेम हो जाता तो सेम क्वांटम नंबर नहीं हो जाते बेटा? तो ये कहता है कि सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते। टू नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल फर्मियोन्स हैव सेम क्वांटम नंबर। लास्ट शब्द क्या आ गया? नो, नहीं हो सकते। मतलब ये प्लस हाफ नहीं हो सकता। और अगर डेप्थ में बात करूं तो बेटा अगर ऑर्बिट की बात करूं तो ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, मतलब प्लस हाफ का स्पिन है, तो बताना बेटा दूसरा इलेक्ट्रॉन पक्का क्या आएगा? डाउन स्पिन का आएगा। दिस इज पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है क्या बेटा कि एक अगर प्लस हाफ है और दूसरा भी प्लस हाफ हो जाए? ये पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ में आई बेटा? अब आपको मीनिंग समझ में आया पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का? और इसका प्रूफ मैं अभी आपको करवाऊंगा। क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि दो फर्मियोन्स का, फर्मियोन में कुछ भी हो सकता है, जिसके हाफ स्पिन हो गई, सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? प्रूफ अभी दूंगा। लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है वो सुन लीजिएगा कि मैंने एक एग्जांपल लेके बताया 1s2। तो इस 1s2 के अंदर मतलब दो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो वो ऐसे अरेंज होंगे, ना कि इस नीचे वाले की तरह। अकॉर्डिंग टू, ये किसके बेटा, किसकी वजह से? अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। बताओ बेटा, कहानी पता लगा? हाँ जी, बताओ बेटा प्लीज। अंडरस्टैंड हुई बेटा? ये छोटा मीनिंग पता लगा आपको इसका? यस सर। अब मैं इसका प्रूफ करवाऊंगा, मैं प्रूफ करवाता हूं। चलो आपको, लो बेटा प्रूफ लो। प्रूफ बेटा आप जानते हो, वी नो दैट fermions have बताना बेटा कैसा सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है? एंटी सिमेट्रिक। बताना बेटा प्लीज। अरे फर्मियोन्स का सिमेट्रिक होता है एंटी सिमेट्रिक? एंटी सिमेट्रिक। वी नो दैट फर्मियोन्स हैव एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। So let we have two fermions
having alpha and beta are the quantum number. क्वांटम नंबर, ठीक है बेटा। अल्फा भी एक क्वांटम नंबर है जिसमें क्या होगा, एन, एल, एम एल, एस और एम एस, और बीटा भी एक क्वांटम नंबर है जिसमें क्या होगा, एन, एल, एम एल, एस और एम एस, ठीक है बेटा। तो बताना बेटा टू पार्टिकल के लिए एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, बताना बेटा। 1/√2 फैक्टोरियल, बताओ बेटा सिलेक्टेड डिटरमिनेंट की फॉर्म में, साई अल्फा 1 साई अल्फा 2 साई बीटा 1 साई बीटा 2। बताओ बेटा ऐसे होगा नहीं होगा प्लीज। हाँ जी, यस सर। अब देखिएगा बेटा, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ अजीब मानता हूं। मैं ये मान लेता हूं वी अज्यूम दैट क्वांटम नंबर आर सेम। हालांकि मैंने क्या कहा बेटा, क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते बेटा। मैं मान लेता हूं कि क्वांटम नंबर सेम है। वी अज्यूम दैट क्वांटम नंबर फॉर बोथ फर्मियोन्स आर सेम। मैं मान लेता हूं अपनी तरफ से। तो बेटा अगर सेम क्वांटम नंबर है मतलब अल्फा किसके बराबर है मेरे बेटा, बताओ प्लीज, बीटा के बराबर। तो बेटा इससे एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या बना बेटा आपका, साई ए इज इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल साई अल्फा 1 साई अल्फा 2 साई अल्फा 1 साई अल्फा 2। बेटा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताना प्लीज। हाँ जी बेटा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताना प्लीज। 0। एक डिटरमिनेंट के अंदर अगर 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, समझे बेटा। हाँ जी, तो बेटा 2 रो एक जैसी आ गई या 2 कॉलम एक जैसे आ गए तो बेटा उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। या वैसे करके देख लो तो दिस थिंग विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा अगर 2 क्वांटम नंबर को अगर मैं सेम लेके चलूंगा तो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन ये कितना हो गया बेटा, बताना प्लीज, 0। दिस इंप्लाइज our assumption is wrong। इसका मतलब 2 क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर क्वांटम नंबर बराबर ले लिए तो वेव फंक्शन ही आपका 0 बढ़ जाएगा। दिस इंप्लाइज no two identical fermions have same quantum number। बताइएगा बेटा मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ जी, क्या प्रूफ समझ में आया बेटा? बताइएगा। मैंने जस्ट क्या लिया बेटा, मैंने 2 पार्टिकल्स लिए, 2 फर्मियोन्स लिए। आप 10 फर्मियोन भी ले सकते हो, आप n फर्मियोन्स के केस भी कर सकते हो बेटा। बताओ क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो बेटा प्लीज? यस सर। यस सर। अगर आप 10 फर्मियोन का केस करो तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। अगर मैं 1 मिनट के लिए अगर लूं, इफ द सिस्टम हैविंग n फर्मियोन्स, सपोज करो n आइडेंटिकल जरूर लगाना बेटा वरना सब कुछ गलत हो जाएगा। आइडेंटिकल और नॉन इंटरेक्टिंग, आइडेंटिकल फर्मियोन्स। तो बताना बेटा इसका एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं बेटा? n पार्टिकल हो तो
1/n फैक्टोरियल का रूट psi n1 psi n12 psi n1n psi n21 psi n22 psi n2n psi nn and psi nn। देखिएगा बेटा, अगर n पार्टिकल्स हुए तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताना बेटा प्लीज। हाँ जी, यस सर। लेट अस अज्यूम दैट टू fermions having same quantum number। तो बेटा अगर दो सेम क्वांटम नंबर है दो फर्मियोन का, मतलब बेटा मैं 1 मिनट के लिए n1 को n2 के बराबर मान लेता हूं, तो बताना बेटा आपका एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या बन गया बेटा? 1/n फैक्टोरियल psi n11 psi n12 psi n1n psi n2 भी बेटा किसके बराबर है आपका? n1 के बराबर अगर मैं ले चलूं n12 psi n1n अप टू सोन psi nn psi nn। बताना बेटा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? बताओ बेटा प्लीज। हाँ जी बेटा, देखिएगा दो कॉलम एक जैसे नहीं आ गए बेटा? हाँ जी, एक डिटरमिनेंट के अंदर अगर दो रो या दो कॉलम एक जैसे आ जाएं यस सर। तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? 0। इसका मतलब our assumption is wrong. This implies no two identical fermions have same quantum number। नहीं हो सकते। अगर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल का सिस्टम हो, चाहे 5 पार्टिकल का सिस्टम हो, चाहे 50 पार्टिकल का सिस्टम हो, दो पार्टिकल का दो फर्मियोन्स के सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते। अगर सेम क्वांटम नंबर आप मान भी लिया तो वेव फंक्शन 0 आ जाएगा। वेव फंक्शन 0 का कोई मतलब नहीं होता। बेटा बात समझ में आई मेरी? बताइए प्लीज। हाँ जी बेटा, आर यू अंडरस्टैंड दिस? तो यही आपकी बेटा थ्योरी थी कि नो टू आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियोन्स हैव सेम क्वांटम नंबर। नहीं हो सकते। मैंने मीनिंग को समझाया कि ऐसा केस कभी नहीं हो सकता, मतलब सेम स्टेट में ऐसे लाई नहीं करेंगे। हमेशा कैसे लाई करेंगे बेटा? इस तरीके से लाई करेंगे। अगर एक अप है तो दूसरा डाउन आएगा, क्योंकि ऐसे की प्रोबेबिलिटी 0 है। देखो बेटा साई कितना है, तो इसके कोरस्पोंडिंग साई हमारा कितना निकल के आया बेटा? 0। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। ये नहीं हो सकता। बताओ बेटा, क्या पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्लियर हुआ? बताओ बेटा प्लीज। हाँ जी। सो जब भी बेटा पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आए तो सबसे पहले देखो जो हमने यूज किया है कि ये वेव फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट किया, ये कैसे लिख पाई ये वेव फंक्शन कि हमारा एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन ऐसा होता है। तो ये तो बेटा हमने जब कंस्ट्रक्ट करना सीखा था तब हमने सीखा था। तो बेटा वहां से स्टार्ट करना और यहां तक करना। अगर बेटा 4 नंबर में ही सिर्फ आए तो आप सिर्फ इतना कर सकते हो, यहां से लेकर एंड तक। लेकिन अगर 16 नंबर में आए या 8 नंबर में आए तो बेटा स्टार्टिंग से लेकर यहां तक करोगे।
बताओ बेटा, समझ में आ गया ये टॉपिक? हाँ जी, यस सर। सभी बच्चे बताओ बेटा। चलो बेटा, एक बार आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में जस्ट राइट वन, जस्ट राइट वन ऑन द चैट बॉक्स। और भाई सभी बच्चे रेगुलर आया करो,